हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21 फ्रेंड्स। और फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है भाई, हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बोनस पॉइंट होता है और आपको फ्री में जो है यहाँ से बस 15 से 17 नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो हम लोग का टॉपिक था भारत और उसकी स्थिति। और जाहिर सी बात है, मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ तो आपने पढ़ चुके होंगे और मल्टीपल टाइम या रिवीजन करना है। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ और कबीर जी की दोहा है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। मैं कह रहा हूं ना कि नहीं भी जानते हैं ना, कुछ भी नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ मल्टीपल टाइम देखिए, वीडियो को रिवीजन करिए यार। मैं कह रहा हूँ ना, इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अगर आपको टफ लग रहा है तो भाई मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये अब जो कबीर जी की दोहा है ना, अपने माइंड में रखिए। डेफिनेटली यार, कोई सब्जेक्ट टफ होता नहीं है, हम लोग बना देते हैं। और खास तौर पे ज्योग्राफी तो इतना आसान सब्जेक्ट होता है कि मत पूछिए। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, रिवीजन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो टॉपिक आपने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ठीक है, तभी आप दूसरे से बेहतर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग का जो चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना, जो कि आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दो शब्द दिखेगा, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, और एक शब्द और आपको दिखेगा इस टॉपिक में, अंगारा लैंड। ठीक है, ये है क्या? हालांकि मैं एनसीईआरटी का सीरीज जो मैं कंप्लीट करवाया हूँ तो वहां पे मैं बहुत कायदे से बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को भी बता देता हूँ भाई, ये आखिर है क्या। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में सारी चीजें समझिए। ठीक है, और जितना कर पा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। देखिए, पृथ्वी की मैं बात करूं तो एक समय ऐसा था कि पृथ्वी एक जो है आग का गोला था, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी आपको दिख रहा होगा भैया। एक समय क्या था, तो ये आग का गोला था। धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा। ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है ये, इसमें जाहिर सी बात है टकराव होगा तो दो भागों में टूटेगा। तो दो भागों में टूटेगा तो जाहिर सी बात है एक भाग जलमंडल होगा, दूसरा स्थलमंडल होगा। ये एक एक करके हम लोग समझते हैं ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं भाई, ये इसका नाम हम लोग दे देते हैं जलमंडल। जलमंडल हो जाएगा। ठीक है, और एक होगा स्थल मंडल। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में। और ये हो जाएगा भाई स्थल मंडल। स्थल मंडल। अब यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो स्थल मंडल को जो है संयुक्त रूप से कहा गया है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये जलमंडल को संयुक्त रूप से कहा गया है पैंथालाशा। पैंथालाशा, जहां से किसका निर्माण होगा, तो आप कहिएगा सर महासागर का निर्माण होगा, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में महासागर के बारे में पढ़ते हैं ना। और स्थल मंडल को जो है संयुक्त रूप से कहा गया है पेंजिया। पेंजिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब मैं आपको अभी बताया ना कि भाई पृथ्वी एक समय आग का गोला था, धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा। ठंडा होगा तो ये दो भागों में टूटेगा। तो ये एक जाहिर सी बात है, ये बीच वाला हिस्सा को हम लोग कह देंगे जलमंडल, जहां पे पानी ही पानी होगा। जैसे हम लोग कह देते हैं भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टेथिस सागर। लिख देता हूँ टेथिस सागर। और टेथिस सागर से ही जो है महासागर का निर्माण होता है। महासागर का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, और
आपको यहाँ पे एक शब्द और दिखेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्थल मंडल। स्थल मंडल की मैं बात करूँ तो संयुक्त रूप से इसे क्या कहा गया है, पेंजिया। तो पेंजिया में आप देखेंगे स्थल मंडल तो दो भागों में टूटा है, एक तो उत्तरी भाग, तो आप कहिएगा सर ये एक होगा उत्तरी पेंजिया, बिल्कुल उत्तरी पेंजिया, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा दक्षिणी पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, और चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो पेंजिया कहा जाता है ना। तो एक हो जाएगा जो उत्तर भाग में होगा उसे उत्तरी पेंजिया, और जो दक्षिणी भाग में होगा तो दक्षिणी पेंजिया, है ना। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पेंजिया है यहाँ से क्या होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने महाद्वीप है, तो आप कहेगा सर 7 महाद्वीप है, और महासागर की बात करें तो 5 महासागर है। तो जलमंडल से किसका निर्माण होगा, तो आप कहिएगा सर जलमंडल से निर्माण होगा महासागर का, और स्थल मंडल से निर्माण होगा क्या, महाद्वीप का। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संयुक्त रूप से स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया है और जलमंडल को पेंथलाशा कहा गया है। तो जो पेंजिया कहा गया है, तो एक तो उत्तरी पेंजिया हो गया और एक दक्षिणी पेंजिया हो गया। तो उत्तरी पेंजिया का जो है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे लिख दो। तो उत्तरी पेंजिया का जो नाम रखा गया है यहाँ पे अंगारा लैंड, है ना, अंगारा लैंड। और दक्षिणी पेंजिया, ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये स्थल मंडल है, दक्षिणी पेंजिया उसे कहा गया है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आपको जरा सा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, भाई इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप कहिएगा, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होगा तो ये दो भागों में टूटेगा, जब दो भागों में टूटेगा तो एक होगा भैया स्थल मंडल और एक होगा जल मंडल। तो मैंने आपको क्या बताया, जलमंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर पेंथलाशा। ध्यान रखिएगा प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जलमंडल को और स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पेंजिया, है ना, पेंजिया। एक बार रिपीट कर लीजिए, जलमंडल को संयुक्त रूप से पेंथलाशा और स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। कालांतर में जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊं कि भाई ये पेंजिया को भी दो भागों में बांटा जाएगा, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक उत्तरी पेंजिया है और एक दक्षिणी पेंजिया है। तो उत्तरी पेंजिया को कह दिया गया भाई गोंडवाना लैंड, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड, और उत्तरी पेंजिया को जो है अंगारा लैंड कह दिया गया है। तो इस तरीके से आप माइंड में चीजों को रखिए। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तैथिस सागर है, मैं आपको बता दूं, जलमंडल तैथिस सागर जो आप देख सकते हो इसका निर्माण होता है, और तैथिस सागर से ही जो है यहाँ पे महासागर का निर्माण होता है। और मैं आपको बताया कि स्थल मंडल से किसका निर्माण होगा, तो आप कहिएगा सर महाद्वीप का। स्थल मंडल को हम लोग दो भागों में बांटे, अभी मैं आपको बता दिया हूँ, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, ठीक है। तो उत्तरी पेंजिया को हम लोग क्या बोले भाई, अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि कौन से महाद्वीप जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है और कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और खास तौर पे भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत जो है कौन सा लैंड का हिस्सा है। तो इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूँ, एकदम आराम से चीजों को समझिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में महाद्वीप का, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक समझ हो जाए। और ठीक है, ये एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, मोटा मोटे तौर पे मैं बता दिया हूँ। ये आपको दिखेगा भाई अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे जो आपको महाद्वीप दिखेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
ठीक, मैं फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में कायदे से एकदम और डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक और महाद्वीप देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा आप अभी समझ जाएंगे। और सबसे नीचे में देखेंगे आप तो इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा की मैं बात करूं तो आपको लगभग दिखेगा कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है। इसका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग में है, तो जितने भी वे स्थल मंडल का क्षेत्र है, तो उसे हम लोग कहेंगे, आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर अंगारा लैंड का ये हिस्सा है, अंगारा लैंड का ये जो है हिस्सा है। तो अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन सा क्षेत्र होगा? तो आप कहेगा सर एक तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप और एशिया जो देख रहे हैं ना, ये दोनों पहले एक ही में था, जैसे यूरेशिया के नाम से जानते थे। तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं तो अंगारा लैंड की अगर हिस्सा की बात करूं, तो यार ध्यान रखिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको हमेशा ये बात है, ठीक है। तो 2 महाद्वीप इसके अंतर्गत आता है अंगारा लैंड में। तो आप कहेगा सर एक आता है उत्तरी अमेरिका, दूसरा जो है आपको यूरेशिया, यूरेशिया दिख रहा है ना। यूरेशिया मतलब इसमें क्या है? तो आप कहेगा सर इसमें यूरोप भी शामिल है प्लस एशिया, है ना, ये दोनों शामिल है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, जरा सा देख लेना। गोंडवाना लैंड के हिस्सा की मैं बात करूं, एकदम आराम से समझिए। तो कौन कौन से महाद्वीप आएगा इसमें, जरा सा देख लीजिएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता ना, कर्क रेखा के ऊपर है ना, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यूरेशिया दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। उसके नीचे आप देखिएगा दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, और खासतौर पे प्रादीपीय भारत, ये अपना जो है प्रादीपीय भारत है। तो प्रश्न यहाँ से 69 पीपीएससी में शायद कि 68 पीपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, प्रादीपीय भारत जो है कौन से भूमि का हिस्सा है, ये आपको पता होगा, है ना। प्रादीपीय भारत ये बड़ा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आइए देखते हैं भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जस्ट वेट। हाँ, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन से महाद्वीप होगा? तो आप कहिएगा सर एक तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चौथा प्रादीपीय भारत। आप सबको पता है भारत देश तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन प्रादीपीय भारत जो है ना, अब मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है, तो उसका जो प्रादीपीय भारत वाला क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड में आ जाता है, ठीक है। तो प्रादीपीय भारत एशिया का हिस्सा है, साथ में अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये भी महाद्वीप, ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, एक दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्रादीपीय भारत, द्वीपीय होगा यहाँ पे, द्वीपीय भारत, और अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है।
और ये सब का सब जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको पता चल गया गोंडवाना लैंड क्या होता है और अंगारा लैंड क्या होता है। अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहिएगा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में कौन है, यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित रूप है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते, मैं आपको रिपीट करके मैं दोबारा बता देता हूँ। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई जलमंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो कहिएगा यहाँ पे पैंथालाशा। पैंथालाशा जलमंडल को, स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। तो पेंजिया दो भागों में बट गया, एक उत्तरी पेंजिया, उत्तरी वाला स्थल मंडल को उत्तरी पेंजिया कहेंगे, और दक्षिणी वाला जो क्षेत्र आप देख सकते हैं स्थल मंडल का, उसे दक्षिणी पेंजिया कहेंगे। तो दक्षिणी पेंजिया से गोंडवाना लैंड का जाहिर सी बात है ये हिस्सा है, और ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं उत्तरी पेंजिया, तो आप कहिएगा सर ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। इसमें मैं आपको बता दिया कि अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आएगा, तो यहाँ पे 2 महाद्वीप, और यहाँ पे कितने महाद्वीप, तो आप कहिएगा सर एक 4 महाद्वीप आएगा और एक देश भारत देश आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को ध्यान रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है कि अंगारा लैंड क्या है और गोंडवाना लैंड क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, और उम्मीद देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में इसके बारे में और समझने वाले हैं। हालांकि आपके समझ के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, और उम्मीद करते जितना पढ़ा रहा हूँ यार पढ़ लो, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को अब यहाँ से। आशा करते हैं कि प्रादीपीय भारत का जो क्षेत्र है ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो है कौन से भूमि का हिस्सा है, तो आप कहेगा सर गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किस आधार पे मैंने आपको बताया, तो ये भी आपने समझ लिया है। तो टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों, नाम से ही पता चल रहा होगा, चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा होगा यार, भूगर्भिक मतलब कि अलग अलग चट्टान होंगे भारत देश में, ये अपना प्यारा सा भारत है ना, और उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हाँ, चूंकि आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, ये जो राज्य है या फिर ये जो क्षेत्र है कौन से चट्टान के हिस्सा है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ये अपना प्यारा सा भारत है तो अलग अलग तरह का यहाँ पे चट्टाने पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत देश को जो है यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सा, तो एक तो हो गया भाई प्रादीपीय भारत। प्रादीपीय भारत क्या होता है भैया, मैं आपको बता दिया हूँ ना, प्रादीपीय भारत ये हुआ प्रादीपीय भारत, जो कि 3 ओर से समुद्र से जो ढका हुआ क्षेत्र है इसे प्रादीपीय भारत कहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं उत्तर, मतलब कि उत्तर के जो है विशाल पर्वतमाला, ये कौन सा क्षेत्र होता है भाई, जरा से देख लीजिए, है ना। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ ना ज्योग्राफी से आसान कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये वाला क्षेत्र है जो कि हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने बात कही है देख सकते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान, मतलब कि विशाल मैदान खासतौर पे ये राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड का बहुत सारे एरिया, ये सब जो होगा ये उत्तर भारत के विशाल मैदान, कुछ असम का मैदान भी होगा, इस सब में सबको एक एक करके यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग करके सभी के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भूगर्भिक संरचना तो कौन से क्षेत्र में कौन से चट्टान पाए जाते हैं, है ना, और किस लिए महत्वपूर्ण है, कौन से खनिज उसमें पाए जाते हैं, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। हाँ, अब यहाँ पे चीजों को मैं एक बात हमेशा कहता हूँ ना, अगर आप क्वेश्चन को मेंस में लिख रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन आपका दूसरे से अलग होना चाहिए मेंस के लिए भी, और पीटी में भी अगर चीजों को पढ़ते हैं ना तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तभी यार लंबे समय तक याद होगा। क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है मिल जाएगा, तो आपके माइंड में चीजें कैसे जाएगा वो हमेशा आपको माइंड में रखना है कि हमें माइंड में चीजों को कैसे लेना है। कॉपी में रहने से नहीं होगा, या फिर मैं भी जो भी नोट्स दूंगा तो उसमें नोट्स में रहने से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई दक्षिण भारत का प्रादीपीय पठार को समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से जो है चट्टानें पाई जाती है
एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो कह रहा है प्रादीपीय भारत की मैं बात करूं, अभी मैं आपको समझा दिया हूं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रादीपीय भारत कौन से लैंड का भूमि का हिस्सा है, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा सर यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, पेंजिया क्या होता है, पेंथलाशा क्या होता है, टैथिस सागर क्या होता है, आपने समझ लिया है। कैसे इसका निर्माण हुआ आपने समझ लिया, बहुत कम टाइम में। और इन्हीं चीजों को समझाने में बहुत लंबा टाइम लोग लगाते हैं ना। मेरा मोटिव है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है आपको सीखना है। हाँ, लेकिन रिवीजन, मैं आपको वही बात फिर से बताऊंगा, रिवीजन जरूरी है भैया, है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत का प्रादीपीय पठार की, तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, जो कि मेंशन कर दिया हूं। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद, इस लाइन को देखिएगा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग जो है ना, प्रादीपीय भाग, ये जो प्रादीपीय भारत को देख रहे हैं ना भाई, यह कह रहा है कि कभी भी पूरे तरीके से समुद्र में नहीं डूबा है ये वाला क्षेत्र, है ना। तो ये तो चारों तरफ से समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से समुद्र में कभी नहीं डूबा है, ध्यान रखिएगा, बेसिक से बात है। यह जो है आर्कियन युग के, अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रादीपीय भारत की मैं बात करूं तो यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित है, जो किससे, अब नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक क्या हो गया भैया, रूपांतरित हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस लाइन को मैं फिर से वही बात मल्टीपल टाइम में आप रिवीजन कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई रिवीजन करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत एक एक चीजें हम तोड़ के तो मैं आपको बताया हूँ, और जो भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पीडीएफ आपके क्लास में दे दिया जाएगा, अपने क्षेत्र के। प्रादीपीय भारत की संरचना में जो है चट्टानों को जो है निम्न भागों में बांटा गया है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और देखिए मेंस के लिए भी आप जब पढ़ते हैं, क्योंकि आपके ये मेंस का भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर 70वीं प्रिपरेशन के लिए जाहिर सी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मेंस का भी टॉपिक है, ये टॉपिक। तो मेंस में टू द पॉइंट जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको लिखना कैसे है, तो वो मेंस का आंसर राइटिंग में और मेंस क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन का क्या डिमांड होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो ये जरूरी है, दोनों चीजें मैं आपको हमेशा कहता हूँ। हाँ, लेकिन नॉलेज जब आपको रहेगा, आपके अंदर वो प्रेजेंटेशन होगा, कहने का मतलब ये डायग्राम आपके अंदर होगा, तभी क्वेश्चन में अच्छे आप क्वेश्चन को जो डिमांड होगा उसे जो है आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई, पहले हम लोग देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें और कौन से क्षेत्र में, यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन से राज्य में पाया जाता है, और कौन से जो है खनिज यहाँ पे पाया जाता है और किसके लिए महत्वपूर्ण है। बस दो ही बात यहाँ से पूछे जाते हैं आपके प्री एग्जाम के लिए। मेंस में तो आपको जाहिर से बात है क्वेश्चन का जो डिमांड है उस हिसाब से लिखना है, लिखना तो इसी में से है। तो यहाँ से देखिएगा आपका पीटी भी तैयार हो रहा है और मेंस भी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ये प्राचीनतम, और ये एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानों जो कि नीस एवं शिस्ट, या फिर नीस एवं शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। बेसिक बातें, बुंदेलखंड नाम जरूर सुना होगा आपने, बुंदेलखंड, बेल्लारी नीस मतलब कि बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस, इनमें सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। बंगाल नीस की मैं बात करूं, बंगाल नीस और नीलगिरी नीस की मैं बात करूं, तो इन्हीं चट्टाने का, कौन सी चट्टाने का, तो आप कहेगा सर आर्कियन क्रम की चट्टाने का ही उदाहरण है या फिर भाग है। और ये महत्वपूर्ण किस लिए है, तो इसमें जो है जीवाश्म का अभाव है, मतलब कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कौन से चट्टाने में, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। ये चट्टानें मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार। तो जैसे ही यहाँ पे मैं नाम बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला जो क्लास दिया हूँ ना, मतलब कि पहला जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, वहां पे मैं पूरा लोकेशन भारत को पढ़ाया हूँ, भारत देश का कौन से राज्य कहाँ पे है, तो वहां पे मैं चीजों को बताया हूँ और डायग्राम भी दिया हूँ, मैप भी दिया हूँ। तो उनको आप क्या करिए, रिवीजन करिए। जब रिवीजन करते तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई जैसे मैं यहाँ पे तमिलनाडु बोला हूँ, आंध्र प्रदेश बोला हूँ,
उड़ीसा बोला हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा इस क्षेत्र में जो है ये चट्टाने होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा। झारखंड के छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी पाई जाती है। तो राजस्थान का लोकेशन आपके पता चल होना चाहिए कि भाई ये राजस्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे तमिलनाडु आप सबको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये चट्टाने हैं। तो जहां जाए है तो आपको यहाँ पे चट्टाने दिख रहा होगा, मैं वो पॉइंट भी मेंशन कर दूं। और ये आर्कियन क्रम की जो है यहाँ पे चट्टाने हैं, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मुख्य मुख्य बातें मेंशन कर दिया हूँ। और मेंस में भी तो हम लोग यही चीज को लिखते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार, पीटी से आसान है मेंस, हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको चीजें ये माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और लोग बेवकूफ बनाते हैं कि पीटी के लिए जो है अलग पढ़िए, मेंस के लिए अलग पढ़िए, नहीं, हाँ, लेकिन मान लीजिए यही चीज मैं आपको थ्रू कुछ फैक्ट बता देता अब, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देता, तो कंसेप्ट आपका नहीं यहाँ से आता। तो ये बात है। खैर, दूसरा जो चट्टान है भाई, यहाँ पे धारवाड़ नाम से ही पता चल रहा होगा। और आपके दिमाग में चलना चाहिए कि धारवाड़ जो चट्टाने है ये कौन से क्षेत्र में जो होगा, क्योंकि धारवाड़ जिला है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। तो दिमाग में चलना चाहिए कि मतलब कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का ये चट्टाने होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अब धारवाड़। हम लोग इससे पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने देख लिए, किस लिए महत्वपूर्ण था और किस क्षेत्र में फैला हुआ था, और किसके लिए इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख लिया, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पे देखते हैं भाई धारवाड़ चट्टान। तो इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण, या फिर कह सकते हैं अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है, टूटने फूटने से हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है। कौन सा? धारवाड़ चट्टान है। इसमें जीवाश्म का भी अभाव होता है। आप ये सर इससे पहले जो आपने बताया आर्कियन क्रम की चट्टान है, उसमें भी जीवाश्म का अभाव है, हाँ। और यहाँ भी चूंकि उसी चट्टान से बना है, तो इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा धारवाड़ चट्टाने में। अब ये पाया किस क्षेत्र में जाएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चट्टाने मुख्यतः कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर का पठार का जो कुछ क्षेत्र है वहां भी ये पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में भी इसका कुछ अंश है, कुछ असम के क्षेत्र में भी इसका जो है अंश दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें सर्वाधिक जो खनिज का भंडार है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, इसमें तांबा, स्वर्ण, है ना, लौह अयस्क के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो मतलब कि धारवाड़ की जो चट्टान है ना, इसमें सर्वाधिक खनिज का भंडार है, ठीक है, इस क्रम की चट्टान में, मतलब कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में। कौन कौन सा क्षेत्र में है यहाँ पे आपको तस्वीर में भी दिखेगा, तो आप रिविजन कर लीजिएगा, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टाने। ये क्यों प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण क्यों है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? देखो, इसका निर्माण धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ के क्रम की जो चट्टाने हम लोग अभी देखे, उसी के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। इस प्रकार की परतदार चट्टान, जो कि मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जरा सा वेट कर लीजिएगा। इसका निर्माण धारवाड़ की चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। इस प्रकार की जो है ये चट्टान, ये परतदार चट्टान होना चाहिए, परतदार लिखा भी हूं, परतदार चट्टान है ये, मतलब कि कडप्पा, ये कुडप्पा होगा, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपेक्षाकृत इससे किससे, तो आप कहिएगा सर अभी जो आपने बताया धारवाड़ चट्टान है ना, तो उससे कम जो है रूपांतरित है, ध्यान रखेगा। परंतु इसमें भी जीवाश्म का तो अभाव है, लेकिन उसके जैसे नहीं, उसमें जितना अभाव है उसमें इतना नहीं है, तो आप इतना समझ सकते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र देखिए, इसका ये जो सबसे ज्यादा जो है ना, कौन सी चट्टान है, तो आप कहिएगा सर नाम से ही पता चल रहा हो, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के क्षेत्र में होगा, और खास तौर पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मुख्यतः जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इसका कुछ हिस्सा है ना, राजस्थान में भी आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ हिस्सा इसका है, कर्नाटक में भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना। तो आदि क्षेत्र में ये फैला हुआ है ये चट्टाने, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टाने। इसका नाम आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा जिला है उसी के नाम पे रखा गया है, मैं आपको अभी बता दिया हूँ। और ये चट्टाने ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला यहाँ पे है विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्याचल जो कि यूपी में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। कोडप्पा क्रम की चट्टाने के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई है और इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़ से लेके, क्योंकि ये बिहार में भी फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के कुछ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जरा सा मैं आपको लोकेशन में बताऊं, देख सकते हैं राजस्थान से लेके बिहार के जो सासाराम डिस्ट्रिक्ट है ना भैया, सासाराम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, माफी चाहता हूँ, रोहतास जिला में पड़ता है सासाराम, तो बिहार के रोहतास तक ये फैला हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है, मैं स्पेशल बिहार का जो टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ ज्योग्राफी, तो उसके बारे में मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें आप देख सकते हैं और कहाँ तक फैला हुआ है मैं आपको बता दिया हूँ, किस लिए प्रसिद्ध है ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इस चट्टान में जो है बलुआ पत्थर मिलते हैं और इन चट्टानों का बड़ा भाग दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। दक्कन ट्रेप क्या होता है अभी देखेंगे, जो कि दक्षिणी भारत का, प्रादीपीय भारत का क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, अभी देखेंगे। तो बहुत सारे हिस्सा इससे ढका हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से चट्टाने जो है दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा, तो आपका विंध्य क्रम की चट्टाने। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना व आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा इसी संरचना के अंतर्गत आते हैं, जहां हीरे प्राप्त होते हैं। सांची का स्तूप का नाम आपने जरूर सुना होगा, लाल किला दिल्ली का जामा मस्जिद, तो यहीं से जो पत्थर जो प्राप्त हुए हैं ना भाई, मतलब कि कौन से क्रम के चट्टान के पत्थर से, तो विंध्य क्रम की चट्टान के पत्थर से, है ना। लाल किला, जामा मस्जिद, है ना, सांची स्तूप का निर्माण हुआ है इसी पत्थर से। तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां तक फैला हुआ है मैं आपको बताने का कोशिश किया। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो इसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुआ है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है, तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण ये कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये कार्बो, यहाँ पे करा समझो नहीं होगा, इसे थोड़ा सा काट मेंशन कर लीजिएगा, है ना। कार्बोनिफेरस होता है, कार्बोनिफेरस है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ भी लिख दिया हूं। तो कार्बोनिफेरस में प्रादीपीय भारत में कई दरारों के निर्माण के स्वरूप के बीच की भूमि क्या होता है भैया, धस जाता है, धस गई, तथा वनस्पतियों के दबने से कालांतर में क्या हो गया, कोयले का निर्माण होता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से क्रम की चट्टाने से जो है कोयले का निर्माण हुआ, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने से, है ना। इसके पीछे का भी लॉजिक भी आपको समझ आ गया होगा। और भारत में 98% कोयला जो है इन्हीं संरचना में दामोदर, सोन, महानदी, दामोदर नदी है, सोन नदी है, महानदी व गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें देखा जाए कौन से, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने में तो भाई मछलियों और रेंगने वाले कीड़ों का भी, जो कीड़े हैं भाई, उनका अवशेष भी देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में है भाई। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला है यहाँ पे दक्कन ट्रैप, नाम जरूर सुना होगा आपने, दक्कन ट्रैप का नहीं सुना है तो अभी देख लीजिए। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प से, यह है क्रेटेशियस, है ना, क्रेटेशियस, मेसोजोइक से किसके, मेसोजोइक महाकल्प से लेके क्रेटेशियस कल्प के बीच में हुआ है। और इस समय विदर्भ क्षेत्र, मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाया हूं, विदर्भ क्षेत्र में क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है लावा का उद्गार होता है और इसी से इसका निर्माण होता है। यह संरचना विशाल चट्टानों से निर्मित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्कन ट्रैप में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण, दक्कन ट्रैप, आप ध्यान रखिएगा, है ना। दक्कन के पठार बोलिए चाहे चट्टान बोलिए, ठीक है, तो इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह संरचना, अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्षेत्र में आपको दिखेगा मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कौन सा दिखेगा, तो आपके अक्षर यहाँ पे जो आप दिखाने का कोशिश किए हैं, है ना, गुजरात वाला क्षेत्र है भी है,
मध्य प्रदेश का भी बहुत सारे हिस्सा है, आपको यहाँ पे दिखेगा तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश के हिस्सा भी इसमें आ जाता है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ये था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, देख सकते हैं यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये दक्कन ट्रेप। आगे बढ़ जाते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि भाई एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। तो 7वां कौन सा है, तो टर्सरी क्रम की चट्टानें, चूंकि नाम से ये जैसे पहाड़ी इलाका, जैसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई महान हिमालय कौन सी चट्टाने का हिस्सा है, तो एकदम आंख बंद करके टिक करिएगा टर्सरी। ये लघु हिमालय, ये हिमालय वाला भाग आगे हम लोग का टॉपिक ही है, जो कि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से महान हिमालय, लघु हिमालय है ना, शिवालिक के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से फैला हुआ है ये चट्टाने। तो टर्सरी क्रम की चट्टाने की बात करें तो ये हिमालय श्रृंखला का निर्माण जो है इसी चट्टान से हुआ है, जिसमें महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी चट्टान से इसका निर्माण होता है, और इसका टाइम पीरियड भी मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ओलोगोशिन काल का है ये महान हिमालय। लघु हिमालय की बात करें तो ये मायोसिन काल का है, और शिवालिक की बात करें तो यह जो है प्लायोसिन काल की है, ठीक है। अब इस प्रकार की चट्टाने में की मैं बात करूं, देखो राजस्थान का भी इसमें कुछ क्षेत्र है, क्योंकि अब हिमालय की बात करें तो यहाँ भी फैला हुआ है, ठीक है। अरावली के नाम आपने जरूर सुना होगा, चर्चा करेंगे हम लोग। इस प्रकार की चट्टाने राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, उस क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये जो है ना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सी चट्टाने महत्वपूर्ण है, तो टर्सरी क्रम की जो चट्टान है, टर्सरी क्रम की चट्टाने जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। लास्ट ये है आप लोगों के बीच में देख सकते हैं क्वाटनरी। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्वाटनरी मतलब कि समतल भूमि होगा, इसका हिस्सा होगा, सिंपल सी लॉजिक है। समतल भूमि या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत का जो मैदान होगा ना भैया, तो ये क्वाटनरी चट्टान का हिस्सा है। तो बिहार किसका हिस्सा है, तो आप एक सर क्वाटनरी क्रम की चट्टान का हिस्सा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यह संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है ये चट्टाने। और इसके अंतर्गत जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर और खादर हम लोग कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा जो कि बांगर और खादर मृदा इसी चट्टाने में, क्वाटनरी चट्टान में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार गुजरात, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है इसी चट्टान का हिस्सा है, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और ये टॉपिक चूंकि यहाँ के क्वेश्चन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, इसे एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है ना। और इससे पहले जो भी टॉपिक में कंप्लीट करवाया हूँ उसे भी आप क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करना जरूरी है। और आप लोग क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लीजिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लगाएं, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। एक तो आपको बीपीएससी का जो है पीवाईक्यू लगा लेना चाहिए, है ना। साथ में घटना चक्र का जो ज्योग्राफी की बुक है वहां से जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जरूरी है, और प्रैक्टिस, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। सोर्स लिमिट रखिए, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जो चीज मैं अभी आपको पढ़ा दिया हूँ ना यार, एक बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में ये सारे फैक्ट थोड़ी मिलेगा, आप जाके पढ़िएगा, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते हैं, मान लीजिए महेश कुमार वर्मा की बुक भी पढ़ने जाइएगा, तो सारे फैक्ट यहाँ पे एक जगह नहीं मिलेगा, जाके पढ़िएगा, इस टॉपिक को उल्टा के जाके देखिएगा, नहीं मिलेगा सारे फैक्ट। तो सारे कंटेंट जो मैं आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करवाया हूँ, ये जो सारे फैक्ट दिए हूँ यार, एक चीज का कंपाइलेशन नहीं होता है, तो ये बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्वतंत्र है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।